So, good evening, and write down a question. How many Faraday charges needed? How many Faraday charges needed for 1 mole of substance? How many Faraday charges needed for 1 mole of substance for the following changes? So first option we have Al3 plus 2 aluminum. Second question Fe3 plus 2 Fe2 plus. Third question में MnO4 minus 2 Mn2 plus. MnO4 minus 2 MnO2. Cr2O7 2 minus 2 Cr3 plus. Fe3O4 2 Fe3 plus. And then nitrobenzene to NP. आपको इन सारे चेंजेस के लिए नंबर ऑफ फैराडे ऑफ चार्ज लिखना है, ठीक है। अब देखो, अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था दैट चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली 96500 कूलम, या इसी को 1 फैराडे बोलते हैं, ठीक है। तो एक रास्ता तो ये कि हम लोग फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अप्लाई करके Z के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करें, बट एज Z इज नॉट नोन टू अस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, हम लोग सीधे सीधे जो इक्वेशन है उसको यूज करते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। सो लेट मी स्टार्ट। जैसे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, तो आप देखो यहाँ पे Al3 प्लस को अगर हम एल्यूमिनियम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि मोल कॉन्सेप्ट की इक्वेशन जब भी यूज करेंगे तो उसमें बैलेंसिंग नीडेड होती है, एंड बैलेंसिंग ऑफ अ रिएक्शन सिंपली मींस मास एंड चार्जेस बैलेंस्ड। तो हमारे पास Al3 प्लस से एल्यूमिनियम में मास तो बैलेंस था, बट चार्ज बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने 3 इलेक्ट्रॉन लिख लिया। सो वंस यू राइट 3 इलेक्ट्रॉन, तो यू कैन सिंपली से कि अगर 1 मोल एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो यहाँ 3 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। दैट मींस फॉर 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हाउ मच चार्ज वी नीड? 3 फैराडे। तो अगर मैं आंसर्स लिखना स्टार्ट करूं तो सबसे पहले वाले केस में 3 फैराडे चार्ज। तो अब यहाँ पे दोनों के तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, या तो एन फैक्टर निकाल लो और या फिर आप सिंपली इक्वेशन बैलेंस करके लिख लो। सो बोथ द ऑप्शंस आर देयर। तो अब जैसे यहाँ पे अगर आपको निकालना है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 मोल इज डिपॉजिटेड बाय 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अब यहीं से कोई अगर Z निकालना चाहे तो W इज इक्वल टू ZIT होता है बेसिकली। करंट इनटू टाइम इज चार्ज सप्लाइड। तो अगर हम चार्ज सप्लाइड लिखेंगे यहाँ पे, तो W की जगह तो लिखेंगे मास ऑफ एल्यूमिनियम विच इज 27 ग्राम। आपको यहाँ पे Z निकालना है, और I इंटू टी जो है वो हमने कितना चार्ज फैराडे सप्लाई कर रखा है? 3 फैराडे। सो 3 फैराडे चार्जेस 3 इंटू 96500 कूलम, राइट। तो यहाँ पे अगर Z की वैल्यू लिखेंगे तो 27/3 इंटू 96500 हो जाएगा, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आपको यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमें 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट करना है, तो फॉर दैट वी नीड टोटल चार्जेस 3 इंटू 96500 कूलम, इतना चार्ज हमें रिक्वायर्ड है। तो आप यहाँ से अगर चाहो तो Z की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में लिख सकते हैं 27/3 इंटू 96500। पर क्वेश्चन को इतना कॉम्प्लेक्स करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, हम केवल इक्वेशन बैलेंस करके ही बता सकते हैं कि कितने फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होगा। तो आपको सिंपली ऊपर वाले सारे केसेस में इक्वेशन बैलेंस करते जाने और नंबर ऑफ फैराडे ऑफ चार्ज निकालते जाना। समझ गए ना टेक्निक पहले? तो बोथ आर द वेज। आप चाहो तो एन फैक्टर से सॉल्व करो और चाहे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से लिखो, तो आपको क्विकली सारे आंसर्स निकालने। कॉन्सेप्ट समझ गए ना पहले? तो अगर हम लोग सेकंड पार्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें, सो इन केस ऑफ सेकंड पार्ट इट इज Fe3 plus 2 Fe2 plus। तो यहाँ बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो Fe2 plus आ जाएगा, तो वी नीड 1 फैराडे।
थर्ड पार्ट में देखो दो ऑप्शन है, आप MnO4 माइनस से Mn2 प्लस कन्वर्ट कर रहे हैं, या तो ऑक्सीजन स्टेट के चेंज से लिखो, या +7 से +2 ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो रही है, तो आप सीधे 5 फैराडे आंसर लिख सकते हो। बट अगर किसी को ऐसे कन्वीनियंट नहीं है तो आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इसकी बैलेंसिंग करके भी सॉल्व कर सकते हो। बोथ द वेज आर ऑन। अगर आप चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट पर मोल डायरेक्टली निकाल लेते हो, आपको एन फैक्टर लिखने में कभी दिक्कत नहीं आती, तो डायरेक्ट आंसर है आपके पास। बट अगर आपको एन फैक्टर में प्रॉब्लम है तो आप इसी को बैलेंसिंग करके भी कर सकते हो, सो दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। तो हमने क्या करा, MnO4 माइनस में सबसे पहले मैग्नीज बैलेंस किया, विच इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। 4 ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमने राइट हैंड साइड में 4 वाटर लिखा, 4 वाटर बैलेंस करने के लिए हमने 8 H+ लिखा, और अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखो तो टोटल 7+ चार्ज है, राइट हैंड साइड में 2+ चार्ज है, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हमने 5 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। तो आप देख सकते हो कि 1 मोल MnO4 के लिए हमें 5 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, which is same as 5 फैराडे चार्ज। समझ आया? अब लाइकवाइज आप ऐसे आगे के केस चेक करते जाओ, आपको यही बताया दे रहा हूँ। अगले केस में देखो, यहाँ ऑक्सीजन स्टेट +6 है और यहाँ +4 है, तो 3 फैराडे आ जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन स्टेट +6 है और यहाँ +3 है, तो चेंज तो हमारे पास 3 फैराड 3 इलेक्ट्रॉन हुआ ऑक्सीजन स्टेट में, बट यू कैन नोटिस यहाँ पे हमारे पास 2 क्रोमियम है, सो टोटल चेंज विल बी 6। अगला वाला केस चेक करोगे तो यहाँ पे आयरन ऑक्सीजन स्टेट +8/3 है, while on the other side it is +3। ठीक है, तो ऑक्सीजन स्टेट का चेंज कितना हुआ, 8/3 से 3, तो चेंजेस 8/3 to 3 से चेंजेस 1/3। और अगर चेंज 1/3 है तो एक आयरन के लिए 1/3 चेंज है, और 3 आयरन के लिए कितना चेंज लिखेंगे, 1। अगर नहीं क्लिक कर पा रहा है तो उसको भी आप बैलेंसिंग से लिखो, बस दूसरा ऑप्शन यही है। अगर आपको डायरेक्टली एन फैक्टर नहीं क्लिक करा तो एन फैक्टर क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट पर मोल। तो जैसे हमने Cr2O7 वाला एग्जांपल लिखा, अगर आपको उसको फिर से लिखना है तो मैं लिख के देता हूँ। लुक एट द एग्जांपल, हमने लिखा Cr2O7 2- से Cr3+। तो पहले आपने क्रोमियम बैलेंस करा, 7 ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 7 वाटर लिखा। अच्छा, यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती, आप चाहे एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो चाहे बेसिक मीडियम में बैलेंस करो, योर आंसर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वोंट चेंज। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आपने मान लो OH से बैलेंस कर दिया, तो आप दोनों तरफ उतना ही H+ लिख के उसको H+ से बैलेंस कर दो। सो बैलेंसिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना होता है आपको, जिस मीडियम में सबसे जल्दी बैलेंस करते हुए आप उससे बैलेंस कर दो। सो हियर इट बिकम्स 2 क्रोमियम, 7 वाटर में बैलेंस किया, तो उसको लेफ्ट साइड में बैलेंस करने के लिए 14 H+ लिखा। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो टोटल 12+ चार्ज है, राइट हैंड साइड में टोटल 6+ चार्ज है, तो बैलेंस करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। तो इसके एक मोल से हम लोग 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर रहे हैं, तो दैट मींस द चार्ज विल बी 6 फैराडे। ठीक है, सिमिलरली अगर F वाला पार्ट चेक करेंगे तो देयर इट इज Fe3O4। Fe3O4 से आपको Fe3+ में पहुंचाना है, तो पहले आयरन बैलेंस करने के लिए आपने 3 Fe3+ कर लिया, 4 वाटर बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ पे 4 H2O रिपोर्ट किया, 4 H2O बैलेंस करने के लिए आपने 8 H+ लिखा लेफ्ट हैंड साइड में। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में 8+ चार्ज है, जबकि राइट हैंड साइड में 9+ चार्ज है, तो बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज ऑक्सीडेशन। इसके पहले तक के जितने प्रोसेस लिखे थे सब रिडक्शन थे, सो इन दिस प्रोसेस इट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आया? यहाँ पे हमारे पास 1 मोल Fe3O4 के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, सो विच इज 1 फैराडे। अब इसका लास्ट पार्ट देखो, जैसे ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड्स आते हैं, जैसे नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन है, तो यहाँ पे नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट से कैलकुलेट करना थोड़ा टफ होता है, मैं आपको दोनों एंगल से बताया दे रहा हूँ, बट पहले जल्दी करने का तरीका सीखना है। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिखा होगा तो बैलेंसिंग इज द बेस्ट टेक्निक पॉसिबल। हमने नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाया हुआ है, वी हैव नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। तो इसमें क्या करना है, हमें एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो यू कैन नोटिस कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन है, तो उसे बैलेंस करने के लिए हम पहले 2 H2O लिखेंगे। अब 4 हाइड्रोजन ये हो गए और 2 हाइड्रोजन एनिलीन वाले हो गए, तो टोटल 6 हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 6 H+ लिखेंगे, और 6 H+ के चार्ज को बैलेंस करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। तो आप देख सकते हो आसानी से, पहले आपको दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बैलेंस हो गई,
So you can simply say कि यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 1 मोल नाइट्रोबेंजीन के लिए 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड है, which implies 6 farad. अदरवाइज नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट चेक करेंगे तो कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव काउंट कर लो, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो 4 ऑक्सीजन की वजह से नाइट्रोजन पे 4 माइनस चार्ज आएगा, और बेंजीन की वजह सॉरी नाइट्रोजन पे 4 पॉजिटिव चार्ज आएगा, जबकि बेंजीन की वजह से एक नेगेटिव चार्ज आएगा, सो इट बिकम्स टोटल +3. और राइट हैंड साइड में जाएंगे तो हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो नाइट्रोजन पे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की वजह से माइनस चार्ज आएगा, सो इट बिकम्स -3. So +3 से -3 total change in oxygen state 6 आ जाएगा, तो you can simply write 6 electron. तो ध्यान से देख सकते हैं there is a reduction process because gain of electron. So oxygen state में decrease ही आना चाहिए. Clear? प्रोसेस समझ में आया? तो आपको हर बार क्या करना है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके लिखना है, so that आप easily convert कर पाओ. सर हाँ बेटा. सर इस मतलब ऑक्सीडेशन वाले मेथड में क्या ये चीज डिपेंड करती है कि किस रेट से इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, रेट पे डिपेंड करती है? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हम तो सिर्फ टोटल चार्ज निकाल रहे हैं, कितना चार्ज कंज्यूम होगा, दैट इज इट. मतलब सर ये रेट इंडिपेंडेंट मेथड है? रेट से तो कोई लेने देने होता है. इलेक्ट्रोलिसिस में रेट इज डिफरेंट प्रोसेस. रेट निकालने के लिए तो कितना अमाउंट कितने टाइम में डिपॉजिट हुआ वो तो कैलकुलेशन ही अलग होता है, दैट इज पार्ट ऑफ काइनेटिक्स. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो हम सिर्फ इतना निकाल रहे हैं कि हमें कितनी करंट कंज्यूम करानी पड़ेगी. चार्ज सप्लाई निकालना होता है. अब चार्ज के लिए करंट इनटू टाइम, अगर हमें करंट साथ में दी जाती है तो हम टाइम भी निकालेंगे. ओके सर. अच्छा, फिर से अगर मतलब जहां पे मैंने आपको ना दोनों रास्ते हैं, आपको चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट समझ में आता है तो आप चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट से निकालो. अगर आपको कहीं पे भी ये लगता है कि चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट निकालने में आपको बिल्कुल भी डाउट है, डोंट वेस्ट टाइम एंड डोंट गेट कंफ्यूज. सिंपली इक्वेशन बैलेंस करो, इसमें बहुत कम टाइम लगता है. एन फैक्टर निकालने में जितना टाइम लगेगा लगभग उतने टाइम में इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी अगर आप क्विकली स्टार्ट करोगे तो. बस आपको ये चेक करना है कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा. तो हमें कभी भी Z नहीं निकालना पड़ेगा, हमेशा इक्वेशन बैलेंस करेंगे. मोल कॉन्सेप्ट की टेक्निक लगाएंगे कि एक मोल सब्सटेंस से कितने, जैसे बैलेंस होकर इक्वेशन आएगी तो जितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे दैट मच फैराडे चार्ज इज नीडेड. सिंपल. तो एक मोल सब्सटेंस के लिए कितने फैराडे चार्ज चाहिए वो हम डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं. समझ आई टेक्निक? सर हाँ बेटा. सर मोस्ट प्रेफर मेथड कौन सा रहता है, ये या फिर एन फैक्टर मेथड? Question: How long 2 ampere current must be passed in AS2S3 solution to produce 1 gram of AS2S5 by electrolysis? Atomic mass of arsenic जो होता है that is 75. यहाँ पे चाहो तो लिख लो अगर आपको जरूरत पड़ती है. Atomic mass of arsenic is 75. फिर से देखो क्वेश्चन वाइज तो सेम लॉजिक है. फिर से अब आपको पहले बैलेंसिंग से लिखना है कि अगर हमारा AS2S3 है तो इससे AS2S5 बनाने के लिए ऑक्सीजन स्टेट मार्क करो पहले फटाफट. तो मैं आपको पहले ऑक्सीजन स्टेट से सिखा रहा हूँ कि आर्सेनिक ऑक्सीजन स्टेट +2 है, सल्फर -2 है, और यहाँ आर्सेनिक ऑक्सीजन स्टेट +5 है, सल्फर -2 है. तो दैट मींस आर्सेनिक का ऑक्सीजन स्टेट +3 से +5 हुआ. तो यहाँ पे अगर हमें 1 मोल AS2S5 प्रोड्यूस करना है, सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट देख लो -2 से -2 मेंटेन है, तो 1 मोल ऑफ AS2S5 प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड 4 फैराडे चार्ज. पहले ये चीज आपके नोटिस में आनी चाहिए, बिकॉज आर्सेनिक ऑक्सीजन स्टेट +3 से +5 ले जा रहा है, तो चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट हमारे पास कितनी हुई, 2 यूनिट. तो अगर हमें 1 मोल AS2S5 प्रोड्यूस करना है तो हमारे पास 4 फैराडे चार्ज नीडेड है, क्योंकि 2 आर्सेनिक यूज हो रहा है. तो बस अब सिंपली यूनिटरी मेथड लगा देना है. 1 मोल ऑफ AS2S3 का पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लो. मॉलिक्यूलर मास ऑफ AS2S3 बताएगा कोई? 246.
मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2S3 246. 46 या Sir, 310. 240. आर्सेनिक is 75, सल्फर is 32. 32 into 5 plus 150 करेंगे. सर आपने AS2 S3 का पूछा H2S3 क्यों पूछूंगा भाई, H2S5 सॉल्व कर रहा हूँ. 310. 310. तो आपको सिंपली यूनिटरी मेथड लगाना है. 310 ग्राम H2S3 प्रोड्यूस H2S5 प्रोड्यूस करने के लिए जो हमें चार्ज रिक्वायर्ड है वो है 4 फैराड है. 4 into 96500 कूलम. तो 1 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? 1 ग्राम के लिए जो चार्ज आएगा दैट इज 4 into 96500 डिवाइडेड बाय 310. और इस चार्ज को हमें प्रोड्यूस कराना है 2 एम्पियर करंट से t सेकंड्स के अंदर. यहाँ से सिंपलीफाई करके t निकाल दीजिए. अप्रोक्सीमेटली 622 सेकंड्स के आसपास आंसर आना चाहिए. एक बार चेक कर लो, लमसम यही आंसर आना चाहिए. सर ये 4 फैराडे कैसे आया एक बार? So this is an IIT question. It's given a 4 molar aqueous solution of NaCl is prepared and 500 ml of the solution is electrolyzed. This lead to the evolution of chlorine gas and one of the electrode. Total mass of chlorine gas evolved. तो देखो सबसे पहले पार्ट से अगर हम सॉल्व करें, यहाँ सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl. तो मोलरिटी दे रखी है 4, वॉल्यूम दे रखा है 500 ml. So लीटर्स में 500 by 1000. This comes out to be 2 moles. अब अगर हम NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस लिखें, एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस लिखें, तो एनोड पे एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस में सोडियम क्लोराइड आयनाइज होकर Na+ और Cl- बनाएगा. अगर इसके 2 मोल्स हमारे पास है तो इसके भी 2 मोल्स बनेंगे और इसके भी 2 मोल्स बनेंगे. अब एनोड पे क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो एट एनोड वील गेट Cl- gives Cl+ electron and 2 Cl gets combines to give you Cl2. तो अगर हमारे पास 2 मोल क्लोराइड आयन है तो इससे Cl2 कितना बनेगा? 1 मोल. पहला पार्ट खत्म. दूसरे पार्ट में हमारे पास देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि Na+ जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है कैथोड पे. आपको कास्टर कार्गर सेल याद आना चाहिए तुरंत. तो कैथोड पे जैसे ही मरकरी इलेक्ट्रोड लेते हैं तो क्या होता है कि Na+ इलेक्ट्रॉन गेन करके पहले सोडियम में कन्वर्ट होता है और ये मरकरी में डिसॉल्व करने के बाद सोडियम अमलगम बन जाता है. कैथोड पे उसने पूछा है कितना अमलगम फॉर्म हो रहा है, तो कैथोड 446. हाँ, तो ये सोडियम अमलगम बनेगा यहाँ से. तो यहाँ पे देखो हमारे पास Na+ जो था वो अगेन 2 मोल्स था, तो सोडियम अमलगम भी 2 मोल फॉर्म हो जाएगा. से इसने पूछा हुआ है कि कितना मास फॉर्म हो रहा है, बस मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना है. तो सोडियम अमलगम जो बनेगा 2 into 23 plus 200. This is 446 ग्राम. और लास्ट पार्ट में पूछा है टोटल चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस. तो अगर 2 मोल NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं तो 2 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होगा. तीसरे पार्ट में लिखेंगे चार्ज रिक्वायर्ड इज 2 फैराडे. Just 2 into 96500, which comes out to be 193000 कूलम. ध्यान से देख लीजिए, एकदम सीधा क्वेश्चन होता है. This was in comprehension in JEE Advanced 2007. So
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे द करंट एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ कॉपर मेटल in which 9.8 gram of copper is deposited by a current of 3 ampere for 10,000 seconds from aqueous copper sulfate is about। तो करंट एफिशिएंसी का मतलब एक्चुअली में क्या होता है कि आपने जितनी करंट सप्लाई करी है उस करंट का एक्चुअल में कितना पार्ट यूज हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस में, तो दैट इज कॉल्ड करंट एफिशिएंसी। ठीक है, तो उसने बोला हुआ इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ कॉपर मेटल फ्रॉम 9.8 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय द करंट ऑफ 3 एम्पीयर 10,000 सेकंड। तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे कॉपर की, दैट इलेक्ट्रोलिसिस कॉपर 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब 1 मोल कॉपर डिपॉजिट कराने के कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा, 2 फैराडे। मैं जो एक्चुअली में कॉपर डिपॉजिट कराना है वो कितना कराना है, 9.8 ग्राम कॉपर। 9.8 ग्राम ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 9.8 डिवाइडेड बाय 63.5 मोल। So total charge needed is 9.8 upon 63.5 into 2 into 96500 कूलम। बट हम जो चार्ज सप्लाई कर रहे हैं वो 3 एम्पीयर करंट से 10,000 सेकंड के लिए कर रहे हैं। So I'll assume that current efficiency is X%। जो आपने चार्ज सप्लाई किया उसका X% इस एक्चुअल चार्ज के इक्वल आना चाहिए। So it is 3 एम्पीयर और 10,000 सेकंड, इसका X% वैल्यू निकालने के बाद 9.8 अपॉन 63.5 to 2 into 96500 के इक्वल आना चाहिए। यहाँ से सॉल्व करके आप X निकाल लो। कॉन्सेप्ट तो समझ आया ना। करंट एफिशिएंसी का एक्चुअल मतलब होता है कि आपने जितनी करंट सप्लाई करी है उसमें से एक्चुअली कितने परसेंट करंट यूज हुई है फॉर दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलिसिस जो आपको पूछा गया है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है करंट एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ अ कॉपर मेटल इन व्हिच 9.8 ग्राम ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड बाय अ करंट ऑफ 3 एम्पीयर फॉर 10,000 सेकंड्स इन एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज अबाउट। तो पहले आपने कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस लिखी, तो कॉपर 2+ से कॉपर बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है यानी 2 फैराडे चार्ज नीडेड। तो 9.8 ग्राम ऑफ कॉपर का सिंपल मतलब हुआ 9.8 अपॉन 63.5 मोल कॉपर। 1 मोल कॉपर के लिए 2 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है, तो टोटल चार्ज रिक्वायर्ड हुआ 9.8 अपॉन 63.5 into 2 into 96500। ये चार्ज हो गया आपके पास। अब अगर हम करंट एफिशिएंसी को X% मान लें तो जितना चार्ज आपने सप्लाई करा है उसका X% एक्चुअल चार्ज नीडेड है। मतलब करंट जितनी आपने सप्लाई करी उसके वेस्टेज के बाद भी हमारे पास कितना चार्ज यूज होना है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस तब तक नहीं होगी जब तक आपके पास एग्जैक्टली इतना चार्ज ना आ जाए। जितना भी चार्ज आपने सप्लाई करा उसमें जो वेस्टेज हो रही है वो हो जाने दो, उसके बाद भी इतना चार्ज चाहिए। तो दैट मींस जो चार्ज सप्लाई करा है उसका X% इस वैल्यू के इक्वल आना चाहिए। तो उसको अगर आप सिंपलीफाई करोगे तो आपको अपना आंसर चाहिए। एक बार कोई वेरीफाई करो कितना आ रहा है। कैलकुलेशन है, फटाफट चेक सर करो। मतलब जो 3 ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 electrolytic cells on one containing acidified ferrous sulfate, ferrous chloride and another acidified ferric chloride are connected in series. The mass ratio of iron deposited at cathode in 2 cells will be। तो देखो मैंने आपको पहले फैराडेज फर्स्ट लॉ सिखाया था। दैट फैराडेज फर्स्ट लॉ जो है वो हम लोग ज्यादातर केस में मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लेंगे। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे, 2 सीरीज में कनेक्ट करेंगे या सेम करंट सप्लाई करेंगे 2 या 2 से ज्यादा सेल्स में, तो उस केस में हम लोग को फैराडे सेकंड लॉ यूज करना होता है। ठीक है, सो 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, वन कंटेनिंग एसिडिफाइड फेरस क्लोराइड और एक में फेरिक क्लोराइड है। तो अगर दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट करा इसका मतलब दोनों में जो करंट सप्लाइड है वो सेम हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे फैराडे सेकंड लॉ अप्लाई कर दो, मतलब दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम कर दो। सो मास रेशियो ऑफ आयरन डिपॉजिटेड एट द कैथोड आपको निकालना है। तो पहले वाले से अगर W1 मान लें और दूसरे वाले से W2 मान लें तो इक्विवेलेंट इक्वल कर दो। तो हमारे पास एक सब्सटेंस है फेरस क्लोराइड FeCl2, इससे लेट से W1 ग्राम ऑफ आयरन डिपॉजिट हो रहा है
दूसरा सब्सटेंस है FeCl3, इससे लेट से W2 ग्राम ऑफ आयरन डिपॉजिट हो रहा है, तो इसका मतलब W1/E1 की वैल्यू W2/E2 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर पहला वाला केस चेक करेंगे तो यहाँ पे जो आयरन डिपॉजिट हो रहा है वो Fe2+ से आयरन बन रहा है, तो इसका एन फैक्टर 2 है। दूसरे वाले केस में Fe3+ से आयरन डिपॉजिट हो रहा है, तो उसका एन फैक्टर 3 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो बस W1/E1 इक्वल टू W2/E2 अप्लाई करो तो एन फैक्टर दोनों को क्लियर है। सो इस चीज को अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ से W1/W2 की वैल्यू आ जाएगी E1/E2, which we may write 56/2 divided by 56/3। यहाँ से W1/W2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। क्लियर? समझ आया? FeCl2 से आयरन डिपॉजिट हो रहा है तो Fe2+ से Fe बन रहा है, एन फैक्टर 2 है। FeCl3 से आयरन बन रहा है तो Fe3+ से Fe बन रहा है, एन फैक्टर 3 है। जो अमाउंट ऑफ आयरन डिपॉजिटेड है वो पहले केस में W1 मान लो, दूसरे केस में W2 मान लो। तो मैंने आपको बताया था फैराडे सेकंड लॉ इज सिंपली लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो पहले वाले सेल के लिए W1/E1, दूसरे वाले सेल के लिए W2/E2। E1 की जगह एटॉमिक मास बाय एन फैक्टर, दूसरे वाले में भी एटॉमिक मास बाय एन फैक्टर। सिंपलीफाई करोगे तो W1/W2 क्या आ जाएगा 3/2। दिस फैराडे ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वेट करें ना इसमें। ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वेट W1/E1 इज ग्राम इक्विवेलेंट, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो हमने दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वेट। ठीक है, यस। तो ये आपका फैराडे सेकंड लॉ एप्लीकेशन हो गया। और एक सवाल समझना है तो आप एक सवाल और करके देख लीजिए, बिल्कुल आइडेंटिकल क्वेश्चन है, दिस इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन फैराडे सेकंड लॉ। So it's given 3 Farad of electricity is passed through molten Al2O3 aqueous solution. Aqueous solution of copper sulfate and molten NaCl. The amount of aluminium, copper and sodium deposited at the cathode will be in a molar ratio of आपको इनके सबके मोल रेशियो लिखना है। ठीक है, so 3 Farad of electricity is passed through Al2O3 aqueous solution of copper sulfate, molten NaCl और Al2O3। तो तीन सब्सटेंस हो गए Al2O3, कॉपर सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है सर, 1 मिनट ऊपर कर लीजिए। वो क्लियर हो गया, वो अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फटाफट। सेकंड क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो आपको पता है कि जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं, राइट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू, तो तरीका हुआ मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, दूसरा तरीका हुआ मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो देखो अगर हम Al2O3 से एल्यूमिनियम डिपॉजिट करेंगे तो इस केस में एन फैक्टर आएगा 6, क्योंकि एल्यूमिनियम +3 से 0 जा रहा है और 2 एल्यूमिनियम हमारे पास। दूसरा डिपॉजिशन है कॉपर सल्फेट से कॉपर, यहाँ कॉपर +2 से डिपॉजिट होकर 0 स्टेट में आ रहा है, उसका एन फैक्टर होगा 2। और तीसरा केस है सोडियम क्लोराइड, उसमें डिपॉजिट होकर सोडियम बन रहा है तो +1 से 0, तो उसका एन फैक्टर होगा 1। ठीक है, सो लेट मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर एंड सोडियम deposited are A, B, C respectively. देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ 3 Farad electricity pass through all 3 solutions, यानी कि हम इसको इनडायरेक्टली सीरीज कनेक्शन की तरह यूज कर सकते हैं। सो वंस इट इज सीरीज कनेक्शन तो पहले वाले केस में सबके ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल करने हैं,
तो Al2O3 के ग्राम इक्विवेलेंट्स हुए A into 6, कॉपर के ग्राम इक्विवेलेंट्स हुए B into 2 और NaCl के लिए ग्राम इक्विवेलेंट्स हुआ C into 1। ठीक है, आपको एक्चुअली में चाहिए A is to B is to C, यहाँ से आपका रिलेशन आ गया 6A equal to 2B equal to C। यहाँ से अगर हम A is to B is to C लिखेंगे, so this comes out to be 2 is to 3 is to 6। ठीक है, सर हाँ बेटा, सर प्लीज पिछला वाला क्वेश्चन बता दीजिए। So 1:3. यहाँ थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो जो हमारे पास n फैक्टर 6 आ रहा है दैट इज फॉर Al2O3, बट हमें एक्चुअली में n फैक्टर लिखना है एल्यूमिनियम के, क्योंकि जो मोल्स लिख रहे हैं वो एल्यूमिनियम डिपोजिशन के लिखना है, तो एल्यूमिनियम के n फैक्टर यहाँ पे 3 अप्लाई करना होगा। ये चीज थोड़ी चेंज कर लीजिए तो सही हो जाएगा आपका आंसर। समझ आया ना? आप ध्यान से नोटिस करो यहाँ पे, जब हम Al2O3 का 1 मोल डिपॉजिट करेंगे तो 6 फैराडे चार्ज लगेगा, बट उससे 2 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। क्वेश्चन में आपसे Al2O3 नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है एल्यूमिनियम, कॉपर और सोडियम के मोल डिपॉजिट लिखना है। ध्यान से क्वेश्चन देख लो। तो एल्यूमिनियम का 1 मोल डिपॉजिट कराने के लिए हमको 3 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है, कॉपर का 1 मोल डिपॉजिट कराने के लिए 2 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है, और सोडियम का 1 मोल डिपॉजिट कराने के लिए 1 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है। सो मोल्स इनटू n फैक्टर अप्लाई करेंगे, सो A into 3 will be equal to B into 2 equal to C into 1 करेंगे। ठीक है, तो इसका अगर आप इसके बाद A is to B is to C लिखेंगे तो सही आंसर आ जाएगा। तो 2 is to 3 is to 6 ही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? इसके बाद थोड़ा देखो टिपिकल क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। पिछला वाला क्वेश्चन समझ गए ना, उसमें थोड़ा डिफरेंस है। इन द क्वेश्चन इट इज आस्क्ड दैट एल्यूमिनियम, कॉपर एंड सोडियम डिपॉजिट लिखना है। जो मैंने पहले n फैक्टर 6 लिखा है दैट इज फॉर Al2O3। अगर 1 मोल Al2O3 डिपॉजिट कराना होगा तो वी रिक्वायर्ड 6 फैराडे चार्ज, बट विद दैट प्रोसेस वी डिपॉजिट 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। सो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट कराने के लिए जो मैं n फैक्टर रिक्वायर्ड होगा दैट इज 3। सो वी विल यूज A into 3 equal to B into 2 equal to C into 1। अगर यहीं पे पूछा था Al2O3 कितना डिपॉजिट होगा तो उसके n फैक्टर 6 यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? समझ में आ गया? चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अब थोड़ा टिपिकल क्वेश्चंस की तरफ चलता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, इट्स गिवन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन सॉल्यूशन ऑफ HSO4- and produces H2O8 assuming 70% current efficiency, what current should be employed to achieve production rate of 1 mole of H2O8 per hour? ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस सिखाई थी, तो उसमें बताया था H2O8 बनता है। बिल्कुल वही इलेक्ट्रोलिसिस लिख के आपको एक बार सॉल्व करना है। सबसे पहले आप HSO4- की इलेक्ट्रोलिसिस लिखो, तो HSO4- से H2O8 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ H2O8 प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड 2 फैराडे चार्ज। अब उसने बोला है कि आपको प्रोडक्शन रेट चाहिए 1 मोल ऑफ H2O8 पर आवर। तो अगर हमें 1 मोल ऑफ H2O8 चाहिए तो वी नीड एक्चुअली 2 फैराडे चार्ज। ठीक है, तो हमें 2 फैराडे चार्ज पर आवर की रिक्वायरमेंट है एक्चुअल में। तो हमारी जो करंट रिक्वायरमेंट है which is I that we need 2 फैराडे चार्ज means 269500 कूलम पर आवर means 3600 सेकेंड्स। इतने एम्पियर करंट रिक्वायर्ड है हमारे लिए। बट जो आपको करंट सप्लाई कर रहे हैं वो 75% एफिशिएंसी की है, तो जो एक्चुअल करंट रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी हो जाएगी?
उसका 75% ये वैल्यू आनी चाहिए। सो 2 into 96500 on 3600 into 100 by 75, ये वैल्यू रिपोर्ट करनी है आपको। एक बार कैलकुलेट करके फटाफट आंसर बनाइए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू 71.5 एम्पियर। लॉजिक तो समझ गए ना? अगर हमें एक मोल ऑफ H2O 8 प्रोड्यूस कराना है तो वी रिक्वायर 2 फैराडे चार्ज, और आपको क्वेश्चन में दिया है कि जो आपका प्रोडक्शन रेट है वो 1 मोल H2O पर आवर रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब है 2 फैराडे चार्ज कितनी देर में रिक्वायर्ड है? 1 घंटे में। तो करंट सप्लाई कितनी करनी पड़ेगी? 2 into 96500 upon 3600, इतने एम्पियर करंट एक्चुअल नीडेड है। और जो हम करंट सप्लाई कर रहे हैं केवल उसका 75% यूज हो पा रहा है, तो जो हमें करंट सप्लाई करनी चाहिए वो कितनी करनी पड़ेगी? into 100 by 75, या बेटर टू से जो आपको करंट सप्लाइड है उसका 75% 2 into 96500 upon 3600 आना चाहिए। यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी करंट आएगी 71.5 एम्पियर। ठीक, क्लियर? एक और क्वेश्चन बस सॉल्व कर लीजिए तो आपको लगभग सारे कॉन्सेप्ट इसके समझ आ जाएंगे। उसके बाद मैं असाइनमेंट शेयर करूंगा तो आप क्वेश्चन और सॉल्व करिएगा। तो दिस इज अनदर टाइप, लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, बस ये एक और देख लीजिए। In this question it's given 19 gram of molten SnCl2, 19 gram of molten SnCl2 electrolyzed for some time using inert electrodes until 0.119 gram is deposited during cathode. No substance is lost during electrolysis. Find the ratio of masses of SnCl2 and SnCl4. आपको SnCl2 की इलेक्ट्रोलिसिस लिखनी है इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के साथ। पहले आपको इलेक्ट्रोलिसिस याद है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था SnCl2 के इलेक्ट्रोलिसिस में। तो एनोड होता है, वहां पे SnCl2 का जो Sn2+ पार्ट है ऑक्सीडेशन होता है, and will convert to Sn4+ plus 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे इसका रिडक्शन होता है Sn2+ plus 2 इलेक्ट्रॉन gives 10, और यहाँ पे जो Sn4+ फॉर्म बनता है ये 4 यूनिट ऑफ Cl- से कंबाइन होकर SnCl4 बना लेता है। एनोड पे मिलता है SnCl4 ऑक्सीडेशन से, और कैथोड पे मिलता है 10 रिडक्शन से। पहले आपको इसकी इलेक्ट्रोलिसिस लिखनी है। अब आपसे पूछा है कि SnCl2 और SnCl4 के मासेस लिखने हैं रेशियो में, ठीक है? अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है 0.119 ग्राम ऑफ टिन जो है वो डिपॉजिट हो रही है कैथोड पे, तो उसका मतलब जो आपने चार्ज सप्लाइड करा वो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ टिन निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ SnCl2 निकालना है। टिन का एटॉमिक मास जो है 119 यूज कर लो, अगर लिखना है आपको। इफ यू नीड एटॉमिक मास, अगर नहीं पता मैं लिख रहा हूँ। एटॉमिक मास ऑफ टिन इज 190। यहाँ से देखो आपको कैथोड पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टिन मिला है वो आ रहा है 0.119 डिवाइडेड बाय 190, which is 10 to the power minus 3 moles। तो इसका मतलब जो हमने चार्ज सप्लाई किया हुआ है, आपको पता है 1 मोल टिन डिपॉजिट कराने के लिए 2 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है, तो जो हमारा चार्ज सप्लाइड हुआ वो हुआ 2 into 10 to the power minus 3 फैराडे या into 96500 कूलम। दोनों स्टेप में लिख सकते हो, आप चाहो तो फैराडे लिख लो पहले इसमें, और फिर इसको चाहो तो कूलम्स में कन्वर्ट कर दो। इतने कूलम चार्ज सप्लाई हुए। अब आपको पता है कि अगर हमें 1 मोल SnCl4 बनाना है तो इट रिक्वायर्स
अगेन 2 फैराडे चार्ज, तो इसका मतलब जितना मोल हमारे पास टिन डिपॉजिट हुआ है एक्चुअली में उतने ही मोल ऑफ SnCl4 बना है. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SnCl4 produced is equal to 10 to the power minus 3 moles. ठीक है, तो इसका मास निकाल लो. So mass of SnCl2 produced, मोलर मास बताइए कितना आ रहा है SnCl2 का, सॉरी SnCl4 में. अच्छा, SnCl4 और SnCl2 रेशियो पूछा. मोलर मास ऑफ SnCl4 is 261. 261. It is 261 into 10 to the power minus 3 grams हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे अब जो मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो रह गई, SnCl2 लेफ्ट है, वो कितना हो जाएगा, 19 ग्राम हमारे पास टोटल था, उसमें से 0.261 ग्राम तो SnCl4 में कन्वर्ट हो गया और 0.119 ग्राम टिन में डिपॉजिट हो गया. तो लेफ्ट ओवर मास बताइए कितना आ रहा है. सर हाँ बेटा, सर इसमें ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मतलब जो पहली वाली रिएक्शन देखें अगर जो मतलब डिसोसिएशन मतलब आयनाइजेशन की होगी वो ऐसे होगी SnCl2 gives Sn2 plus 2Cl minus. हेलो. हाँ बोलते जाओ. हाँ सर, 2 SnCl2 को तोड़े तो सर 2 Sn2 plus बनेंगे और 4 Cl minus बनेंगे. अब सर इन दो जो Sn2 plus बने उनमें से एक कैथोड पे जाएगा एक एनोड पे जाएगा. यस, तो सर हर एक जो Sn2 plus इस पे कैथोड पे सर डिपॉजिट होगा उसके लिए 2 मोल मतलब गए होंगे SnCl2. ठीक है, सर ऐसे कर सकते हैं मतलब करंट नहीं अल्टीमेटली निकालेंगे. प्रोसेस वही करा मैं. अल्टीमेटली हमने 10 पावर माइनस 3 सर मोल्स आपकी ऑफ आवाज SnCl, कट रही है. मैंने आपको 10 पावर माइनस 3 मोल्स ऑफ SN2 प्लस टिन डिपॉजिट कराया, उसका इनडायरेक्ट मतलब हुआ 2 into 10 पावर माइनस 3 मोल्स ऑफ SnCl2. तो मैं SnCl2 का मॉलिक्यूलर मास निकालो, इतना ही सम आएगा ऐड करने का. आप करके देखो ना, अपना कंफ्यूज क्यों रहो. ये सॉल्व होने का बाद 18.62 ग्राम्स आ रहा है. अब जो तुम बोल रहे हो वही काम कर देता हूँ मैं. तो अगर मैंने उसके हिसाब से लिखा तो हमारा जो SnCl2 कंज्यूम हुआ है वो 2 into 10 पावर माइनस 3 मोल SnCl2 कंज्यूम हुआ है. ये तो करना चाह रहा हूँ. अब SnCl2 का मोलर मास बताओ. तो मास ऑफ SnCl2 जो कंज्यूम हुआ है वो आएगा 2 into 10 पावर माइनस 3 into मोलर मास ऑफ SnCl2 is 190. 190. 90. इसको सॉल्व करेंगे तो 0.38 आ गया. और फिर से वही काम करके देख लो, 19 माइनस 0.38 करोगे 18.62 ग्राम आ जाएगा. यस सर, यस सर. वो तो सेम है, वो तो मोल्स का मास का कंजर्वेशन है, वो तो नहीं बदलेगा. अब आपसे रेशियो पूछा है SnCl2 और SnCl4 का, तो 18.62 is to 0.261 लिखना है. This is 71.3 is to 1 आ जाएगा. कर लोगे आगे सॉल्व. यस सर. आपसे यहाँ पे मास पूछा गया है दोनों के डिपोजिशन में, तो आपसे पूछा है रेशियो ऑफ SnCl2 is to SnCl4 की वैल्यू आएगी 18.62 is to 0.261. This is approximately 71.3 is to 1. Done? So next हम लिखेंगे हम लोग कंडक्टेंस. This is the second part of this chapter. मैंने आपको एक सेगमेंट पूरा सिखा दिया. This is electrolysis. Second segment is conductance. तो देखो कंडक्टेंस में बेसिकली हम लोग स्टडी करने वाले हैं कंडक्शन थ्रू सॉल्यूशंस या थ्रू आयंस. तो आपको पता है दो तरीके से कंडक्शन होता है. एक तो होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, दैट इज थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स. दूसरा केस होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन या बेटर टू से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन. This is through ions in solutions.
तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो आप फिजिक्स में पढ़ते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से। तो आप लोगों ने सबसे पहले एक लॉ सीखा होगा, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में हम V इक्वल टू आई आर लिखते हैं। यहाँ पे R जो होता है इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। And this resistance is a property of the substance, so R is equal to rho L by A लिखते हैं यहाँ पे। rho जो होता है इसको हम लोग रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। L जो है वो लेंथ ऑफ वायर होता है और A जो है वो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। फिजिक्स में तो हम लोग रेजिस्टेंस से मेजर करते हैं, R is equal to rho L by A, बट केमिस्ट्री में इसके रेसिप्रोकल से स्टडी किया जाता है। दिस इज रिफर्ड एज कंडक्टेंस। तो हम लोग एक टर्म लिखते हैं कंडक्टेंस व्हिच इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस 1/R। दूसरा टर्म लिखते हैं kappa व्हिच इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इसको हम लोग पढ़ते हैं कंडक्टेंस। इसको पढ़ते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो अगर हम अपने फॉर्म को रेसिप्रोकेट करके लिखें तो इट कम्स आउट टू बी 1/R इज इक्वल टू 1/rho into A by L, और फिर हम इसको लिख सकते हैं C इक्वल टू kappa into A by L, और सिंपली kappa इज इक्वल टू C into L by A। यहाँ पे जो हमने टर्म लिखा है L by A, इसको हम लोग सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो नॉर्मली केमिस्ट्री में हम लोग डायरेक्टली L by A की वैल्यू यूज करते हैं व्हिच इज रिफर्ड एज सेल कांस्टेंट, बट अगर इसको आप एग्जैक्टली 1 by 1 डिफाइन करना चाहते हो तो मैं आपको इसको थोड़ा सा और प्रिसाइजली बताता हूँ। तो अगर हमने कोई भी एक सेल बनाया, ये बेसिकली हमारे दो इलेक्ट्रोड्स हैं। तो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो सेपरेशन होता है उसको L लिखते हैं, और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोडाइट जो होता है उसको A लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली डिफाइन करना है व्हाट इज L एंड A। तो हम लोग L लिखते हैं सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। A जो होता है वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स in contact with electrolyte. L is referred as separation between the electrodes, and A is referred as area of contact, area of electrode in contact with electrolyte. इसके बाद आप कंडक्टिविटी की डेफिनेशन लिख लो, दैट इज टर्म जो हमें कॉमनली पूछा जाएगा। सो राइट डाउन द टर्म कंडक्टिविटी। we'll represent it with kappa. So write down it is the conductance due to conductance due to 1 centimeter cube of an electrolyte placed in between infinitely large
electrodes separated by 1 centimeter. अगर दो इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट है और 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट अगर आपने ऐड किया तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट हुआ, तो ए की वैल्यू भी 1 हो गई और एल की भी वैल्यू 1 हो गई, तो जो कंडक्टेंस होगी वो kappa के इक्वल होगी. So it is the conductance due to 1 centimeter cube of an electrolyte placed in between infinitely large electrodes separated by 1 centimeter. तो अगर दो इलेक्ट्रोड्स को 1 सेंटीमीटर अपार्ट करने के बाद कंडक्टेंस मेजर करी जाए 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट की, तो जो कंडक्टेंस आती है दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. ठीक है, यहाँ तक क्लियर? सो विल स्टॉप हियर. इसके आगे का कंटेंट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा.